तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आपके बीए पार्ट थर्ड वालों के एग्ज़ाम अब जल्दी है और कुछ दिनों में शुरू हो रहे हैं। तो मैंने आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के तो गेस्ट पेपर वगैरह मॉडल पेपर वगैरह चैनल पर अवेलेबल करवा दिए हैं। उनके सारा मटेरियल अवेलेबल है वैसे तो लगभग लगभग। और आज बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में, जो भूगोल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो भूगोल के अभी तक हमने इस साल के कोई भी वीडियोज़ आपके लिए अपलोड नहीं कराए हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको भूगोल का पहला पेपर का जो रहता है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। यानी कि ये प्रश्न है जो अतिलक गुणात्मक टाइप के प्रश्न है और इनसे अतिलक गुणात्मक प्रश्न ही पूछे जाते हैं और हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो आपका पहला पेपर रहता है वो रीजनल जियोग्राफी रहता है, यानी जो प्रादेशिक भूगोल होता है, यानी विश्व का भूगोल आप मान लीजिए। तो विश्व का भूगोल के बारे में आपसे छोटे छोटे प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, और आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आप इसको ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट अगर आपको चीज़ चाहिए, अच्छा मटेरियल चाहिए, कंटेंट चाहिए तो वैसे आपको, अगर आपने पिछले साल के पेपर देखे होंगे तो चाहे भूगोल की बात करें, जिस भी सब्जेक्ट की बात करें, तो मेरा आपसे सबसे पहले निवेदन यही रहेगा कि आप एक बार आपकी 2023 का एग्ज़ाम है तो आप 2021 का पेपर याद करके जाएं। ठीक है, 2021 का पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें से आपका प्रश्न पक्का कन्फर्म है कि 2-3 प्रश्न उसमें से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो वो पेपर आप देख के जाएँ, आपकी सीरीज़ में या बुक में जहाँ पर भी आपको मिले वो देख लेना। ठीक है, जिस भी चैनल पर वहाँ पर भी मिले। तो कुछ पिछली साल की परीक्षाओं के प्रश्न मैंने आपके लिए उठाए हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न है घुमा फिरा के पूछ जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है एशिया के प्रमुख मरुस्थलों के नाम आपको, यानी कि अब ये प्रमुख मरुस्थल, ये प्रश्न आया था 2020 या 21 के, सॉरी 21 या 22 के अंदर ऐसा प्रश्न पूछा गया कि एशिया के जो है 3 मरुस्थलों के नाम आपसे पूछे गए थे। शायद ये 2021 के पेपर में पूछा गया था। तो 3 की जगह मैंने आपको सारे के सारे बता दिया। इंपॉर्टेंट आप याद कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो थार मरुस्थल तो हम सब लोग जानते हैं, भारत और पाकिस्तान में, केवल भारत में ही नहीं है, राजस्थान में नहीं है, ये पाकिस्तान में भी इसका कुछ हिस्सा है। ठीक है, थार मरुस्थल का। फिर गोबी मरुस्थल है जो मंगोलिया के अंदर आता है। ठीक है, और फिर आता है आपका गिब्सन जो मरुस्थल है वो, तो गिब्सन मरुस्थल है वो चिली के अंदर आता है। और उसके बाद में काराकोरम मरुस्थल उज़्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान यहाँ पे आता है। और एक आपको याद करना है टकला मकान जो चीन के अंदर मरुस्थल आता है वो। यानी कि ये 5-4 जो अभी मैंने आपको बताया वो आपको याद करना। थार का आपको पता है, गोबी मरुस्थल याद करना, इनके देश कौन कौन से, यही पूछे जाते हैं छोटे वाले प्रश्नों में। फिर गिब्सन मरुस्थल है चिली के अंदर, और काराकोरम मरुस्थल उज़्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, और टकला मकान मरुस्थल है चीन के अंदर। इन 6 को आपको इनकी लोकेशन याद कर लेनी है। ठीक है, आपसे इस बार भी पूछ लेगा एशिया के 2 मरुस्थल, या पूछ लेगा गिब्सन रेगिस्तान कहाँ है और गोबी मरुस्थल कहाँ है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछ लेगा। तो बाकी के इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इन पर एक नज़र मार लेना, इतने इंपॉर्टेंट ये बाकी वाले नहीं है। जो मैंने आपको बताया वो देख लेना। अब इसके साथ ही एशिया के तो हमने प्रमुख मरुस्थल देख लिया, विश्व के प्रमुख मरुस्थलों का भी जिक्र आएगा। तो कभी कभार जो परीक्षा में पूछ लेता है विश्व के कोई मरुस्थल है, किसी का नाम दे देगा और प्रश्न पूछ लेगा। जैसे दे देगा गोबी मरुस्थल कहाँ है, किस देश में है, तो आपको ये सारे याद करने जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सारा मरुस्थल आप सब लोग जानते हैं, इसका नाम सुना होगा, अफ्रीका के अंदर है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया के अंदर है। फिर कालाहारी नाम का जो मरुस्थल है वो अफ्रीका के अंदर है। थार मरुस्थल का हमने देख लिया, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, ये मरुस्थल नहीं है। फिर काराकोरम मरुस्थल उज़्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में देख लिया। फिर डस्ट में, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर वाले आप 5 से देख लेना, वो आपके लिए परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न, जो पॉपुलर चीज़ें हैं वो आपसे परीक्षा में पूछ जाएगी। ठीक है ना। तो एक आप अत्ताकामा जो मरुस्थल है वो भी याद कर लेना। अत्ताकामा मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका के अंदर, और नामीबिया मरुस्थल है नामीबिया के अंदर। ठीक, और टकला मकान का भी हमने बताया था चीन के अंदर। तो ये आपको मरुस्थलों का नाम याद कर लेना। इनमें से 1 नंबर का प्रश्न पक्का है, कन्फर्म है, मरुस्थल का, पठार का, या फिर आपसे पूछ लेगा कोई नदी के बारे में। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पूछ लेगा किस देश में है। ठीक, अब आगे बात करते हैं जो आपके कुछ प्रदेश है, यानी कि कुछ क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ खासियतें होती है। ये अपने औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक प्रश्न आया था पीछे किसी एग्जाम में कि रूर प्रदेश क्या है, इतना दे दिया, रूर प्रदेश पर आपको टिप्पणी करनी है, मतलब 20 शब्दों के अंदर, छोटा वाला ही प्रश्न आया था। तो रूर जो प्रदेश है वो देखिए जर्मनी के अंदर है। तो जर्मनी के अंदर जो सबसे ज़्यादा कोयला निकलता है तो वो रूर प्रदेश के अंदर निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कोयले का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है रूर प्रदेश। ये क्षेत्र जर्मनी के पश्चिम भाग में स्थित है और रूर नदी के किनारे फैला हुआ है। यह क्षेत्र जर्मनी में सबसे बड़े कोयला उत्पादकों में से एक है और यहाँ से कोयला अन्य देशों में निर्यात किया जाता है। ठीक है, तो ये रूर प्रदेश के बारे में आपसे 20 शब्दों में प्रश्न पूछा था, तो 20 शब्दों में इसका डिटेल इतना ही हो गया। ठीक है, 20 शब्दों से ज़्यादा इसका प्रश्न आएगा ही नहीं, ये गारंटी है, कन्फर्म्ड है। और जो लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न है वो मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि वो प्रश्न कैसे याद करने हैं, कौन से प्रश्न आएगी। तो रूर प्रदेश हमने देख लिया। अब इससे मिलता जुलता एक प्रश्न और आता है, रेड बेसिन क्षेत्र। तो रेड बेसिन क्षेत्र है जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा खनिज संसाधनों वाला क्षेत्र है। ये चीन के अंदर है। ठीक है ना, चीन के अंदर है, जो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे जो धातुएं वगैरह निकलती है तो वो चीन के अंदर इस रेड बेसिन क्षेत्र में निकलती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो कौन कौन सी धातुएं निकलती है। बॉक्साइट, कॉपर, जस्ता, सोना, चांदी, लोहा, निकेल जैसे खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं रेड बेसिन क्षेत्र में।
याद रखना ये चीन के अंदर है, ठीक है। ये रेड बेसिन क्षेत्र हो गया। फिर आगे देखिए, इससे संबंधित 1% बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, महान झील प्रदेश है। महान झील प्रदेश, तो झील नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि ये झीलों के बारे में है। तो यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। उत्तरी अमेरिका अपने सिलेबस में है, दक्षिणी अमेरिका है और अफ्रीका वगैरह सारे सिलेबस आप एक बार जरूर देखिएगा। तो उत्तरी अमेरिका का ये एक टॉपिक है, महान झील प्रदेश। तो ये 5 प्रकार की झीलें होती है, 5 जिलों का जो प्रदेश होता है उसको महान झील प्रदेश कहते हैं। 5 जिले जो एक साइड के अंदर है, एक मतलब एक ही पास पास के अंदर है, एक ही एरिया के अंदर है, तो इसको महान झील प्रदेश कहते हैं। अब वो झील कौन कौन सी है, कई बार आपसे प्रश्न पूछ लेगा परीक्षा में कि ये महान झील प्रदेश के अंतर्गत आने वाली 5 जिलों के नाम बताओ। तो वो झीलें देखिए कौन कौन सी, एक तो सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, हरन झील है, ओंटारियो झील है और इरी जो झील है वो होती है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की झीलें हैं, वो इस झील के अंदर सम्मिलित है, यानी ये 5 झीलें इसमें आती है। तो ये अमेरिका के उत्तर मध्य में स्थित एक क्षेत्र है जो बहुत बड़े पानी के स्रोतों के रूप में है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा झीलें हैं और बहुत ज़्यादा पानी का स्रोत है, तो इस क्षेत्र में जंगल, नदियाँ, झीलें काफ़ी है और जो वनस्पति और जीव जंतु के लिए एक बहुत अत्यधिक उपयोगी है, यानी कि ये जैव विविधता के लिए उपयोगी प्रदेश हो गया। तो इस प्रकार इससे संबंधित 1% आपसे निम्नात्मक में इससे संबंधित अगर पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा उत्तरी अमेरिका की जलवायु के बारे में आपको विशेषता पूछेगा, या उत्तरी अमेरिका की जो जो जैव विविधता है उसके बारे में प्रश्न पूछ लेगा, उसके वन्य संसाधनों के बारे में आपसे पूछ लेगा। तो जब आप इस प्रकार के वर्णन कर रहे हो तो इन 5 झील प्रदेशों का नाम याद रखना कि यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे पानी खूब मात्रा में है। तो पानी के अनुसार कौन कौन से जीव होंगे, कौन सी वनस्पतियाँ होंगी, वो आप मेंशन कर सकते हैं अपने उत्तर के अंदर, ठीक है। तो ये 5 जिलों के नाम आप पक्का याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, न्यू इंग्लैंड प्रदेश, ठीक है। तो ये पीछे काफ़ी 2020 से पहले की परीक्षा में न्यू इंग्लैंड प्रदेश पूछा जाता था और आजकल जो पूछा जाता है वो महान झील प्रदेश पूछा जाता है। तो न्यू इंग्लैंड प्रदेश भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो जो न्यू इंग्लैंड प्रदेश है वो अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक क्षेत्र है, इसके सम्मिलित राज्य हैं, यानी ये इंग्लैंड नाम है लेकिन ये अमेरिका के अंदर है, ध्यान रखना। इंग्लैंड है, यूरोप का नाम दे रखा है, यूरोप इंग्लैंड का, इंग्लैंड जो यूरोप का देश है लेकिन ये अमेरिका के अंदर स्थित है। अब इसके अंदर जो कुछ देश है वो आपको याद रखने हैं, वह ज़रूरी नहीं है वैसे तो, मगर आप एक बार नज़र देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे मेन, वर्मेंट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड और कनेक्टिकट, ये इन प्रकार के देश है, राज्य है, सॉरी अमेरिका के कुछ राज्य हैं। अब ये राज्य का नाम देखते ही ऐसा लगता है हमने कभी सुना ही नहीं, लेकिन आप इनका नाम मेंशन करोगे अगर ये इस प्रदेश के बारे में विशेषता पूछ जाए तो आपका उत्तर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो इसकी विशेषता ये आर्द्र और ठंडी जलवायु प्राकृतिक बंदरगाह आदि है, या इसके अंदर न्यू इंग्लैंड प्रदेश में आर्द्र और ठंडी जलवायु इसके अंदर है, प्राकृतिक बंदरगाह यहाँ पे मौजूद है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे मत्स्य और लोहे उद्योग प्रसिद्ध है, मछली पालन का और लोह के कारखाने वगैरह इस इंग्लैंड प्रदेश में है, ठीक है। यानी काफ़ी धनी प्रदेश है ये इंग्लैंड प्रदेश, और ये इंग्लैंड में नहीं, ये अमेरिका के अंदर है, ध्यान, उत्तरी अमेरिका। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 के पेपर में आया था, ये तिब्बत का पठार। तो तिब्बत का पठार, ये तिब्बत नाम सुन के आप ये मत समझना कि ये तिब्बत में है, तो ये तिब्बत का पठार पूरे के पूरे तिब्बत और चीन और उसके अंदर भारत में भी शामिल है, ठीक है। तिब्बत का पठार देखिए चीन, भारत, नेपाल और भूटान और पाकिस्तान सम्मत है, यानी कि हिमालय के ऊपर का जो इलाका है उसको आप मान लेना कि वो तिब्बत का पठार है, और इसको दुनिया की जो छत कहते हैं, यानी कि इतना ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई लगभग आप मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई अभी यहाँ पे लिखी नहीं है, तो इसकी ऊंचाई काफ़ी है, तो इसलिए दुनिया की छत कहते हैं, ठीक है। तो ये तिब्बती पठार एक बड़ा पठार है जो एशिया के उत्तरी पश्चिमी, यानी ये अपने भारत और चीन वगैरह जो हिमालय का इलाका है वहाँ पे स्थित है, ठीक है। और ये इसे दुनिया की छत कहते हैं क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा और विशालतम पठार है। और तिब्बत का पठार हमने बता दिया किस देश में, इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना जरूरी नहीं है, और दुनिया का 10% से भी अधिक इसका क्षेत्रफल है तिब्बत के पठार का, ठीक है। और तिब्बत के पठार के देश है ये अपने आगे, इसके अंदर भूटान और पाकिस्तान भी थोड़े बहुत शामिल है, ठीक है, कुछ हिस्सा इनका जाता है, तो इनका देश आप याद रखना। फिर इनसे संबंधित अब जब तिब्बत का पठार हो सकता है आपसे प्रश्न में ना पूछे तो आपसे पूछ लेगा सहारा पठार। तो सहारा पठार किन देशों में है, तो आपको याद रखना अल्जीरिया, लीबिया, ये अफ्रीका की देशों की बात हो रही है। अफ्रीका जो सहारा मरुस्थल हमने अभी पढ़ा ना, सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, अफ्रीका के अंदर है। तो अफ्रीका के जो देश है वो अल्जीरिया, लीबिया, माली, नाइजर और मोरिटानिया, मोरक्को, चाड, सूडान, ये इतने देश इस सहारा पठार के अंतर्गत आते हैं। अमेजोन पठार ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गयाना, ये भी जो अपने दक्षिण अमेरिका है उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अमेजोन नदी दक्षिण अमेरिका के अंदर है और अमेजोन पठार भी दक्षिण अमेरिका के, तो ये ब्राज़ील वगैरह। आप एक बार ब्राज़ील की राजधानी इथोपिया आती है तो वो इथोपिया भी आप याद कर लेना, ठीक है। ब्राज़ील की राजधानी भी कई बार 5 देश है उनकी राजधानी भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो अमेजोन पठार दक्षिणी अमेरिका के अंदर है, ठीक है। अमेजोन नदी भी वहीं पर है। फिर प्रशांत महासागर का पठार इंपॉर्टेंट नहीं है, अरेबियन पठार आप देख लेना, सऊदी अरब और इन जो अरब कंट्रीज़ है उसके अंदर आप स्थित है, ठीक है ना। अरेबियन पठार है तो अरब कंट्रीज़ के अंदर, तो इसके अंदर तिब्बत का
पठार, सहारा का पठार और अमेजन का पठार, 3 याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एक प्रश्न खूब आता है परीक्षा में, ये भी 2021 में पूछा गया था, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये कहाँ से कहाँ तक है? ये रूस जो मास्को से रूस में जो व्लादिवोस्तोक है वहाँ तक है। इसकी लंबाई इतनी है, लगभग 10,000 किलोमीटर से थोड़ी ही कम है, 9,290 किलोमीटर के आसपास की लंबाई है। तो ये 2021 में पूछा गया था, ऐसा ही, ठीक है। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। फिर एक प्रश्न, अब नदियों का प्रश्न आता है आपसे। नदियाँ मैं अभी आपको आगे के वीडियोज़ में बता दूंगा कौन कौन सी नदियाँ आपको याद करनी है। तो जैसे एक प्रश्न आ जाएगा राइन नदी, कभी पूछ लेगा अमेजन नदी, कभी कोई सी भी नदी, कोई नदी, अलग अलग नदियाँ हैं, ठीक है। जिसके अंदर यहाँ पे मैंने लिस्ट बता रखी है आपको। आपको केवल उनका अगर नाम भी याद हो जाएगा कौन से देश से संबंधित है, तो आप थोड़ा बहुत उसके अंदर अपनी ओर से ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने राइन नदी का प्रश्न ऊपर है, तो इसके बाद में आपको देखिए नील नदी जो अफ्रीका के अंदर है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के अंदर है, और यांगत्से नदी एशिया, ये चीन की नदियाँ यांगत्से, और एक और नदी है, ठीक है, वोल्गन, वो यांगसी नदी, ठीक है, ये चीन के अंदर है, नाम से पता चल रहा है। फिर मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका के अंदर, कोंगो नदी अफ्रीका, यहाँ पे महाद्वीपों के नाम है, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में या फिर बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने पहले भी नदियों का प्रश्न आपको करवाया है, और कन्फर्म है कि नदियों का प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो राइन नदी के बारे में थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो राइन नदी एक महत्वपूर्ण नदी है जो यूरोप के पश्चिमी हिस्से में बहती है। इस नदी की लंबाई इतनी है, और ये नेतुम नदी से लगभग 800 मील उत्तर में, ये लंबाई चौड़ाई की आपको कोई मायने नहीं रखती। और इनके मेन जो मायने रखती चीज़ें वो है आपके इनके देश, यहाँ पे इनकी लोकेशन कहाँ पे है। आप इनका महाद्वीप बता दीजिए, आप उनके देश बता दीजिए, तो आपका उत्तर ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो राइन नदी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस और नीदरलैंड के कुछ हिस्सों से गुजरती है। ये नदी एक प्रमुख वाणिज्यिक नदी है, मतलब जो औद्योगिक नदी होती है, जो कि कई अन्य छोटी छोटी नदियों को अपने साथ जोड़ती है। इसके किनारों पर कई नगर है जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दोनों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये राइन नदी का हो गया। तो इसके बारे में आपको इनके देश सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ में आपको पूरी नदियों कवर करवाऊंगा मैं एग्जाम से पहले पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ये प्रश्न 100% कन्फर्म है, 101% मान लीजिए, ये प्रश्न आपके आना ही आना है, आसियान का प्रश्न, ठीक है। और एक प्रश्न आता है सार्क का, ठीक है। तो सार्क का इस बार आपके चांस बहुत ही कम है, लेकिन आप सार्क का भी याद कर लेना। लेकिन मेरी दृष्टि से आपके लिए आसियान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आसियान का पूरा नाम और इसके अंदर जो कंट्री शामिल है कौन कौन सी, वो आपको याद करना है। तो आसियान के अंदर देखिए, ये इसका पूरा नाम आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए। तो आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट जो एशियन नेशंस है उसके बारे में, जो दक्षिण पूर्वी एशिया के देश है उसके अंदर वो इसका संगठन है आसिया का, ठीक है। तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। यानी कि जो एशिया के बाहर के जो महासागर है वो इन पर कंट्रोल कर रहे थे एशिया के ऊपर, तो उन कंट्रोल को कम करने के लिए, उसके दबाव को कम करने के लिए ये आसियान नामक संगठन बनाया गया था, ठीक है। तो आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी है। 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, ठीक है। ये आसियान के बारे में डिटेल हो गई। आसियान का पूरा नाम कन्फर्म याद करना है, और आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपको पता है कि आसियान में कौन कौन से देश शामिल है, ठीक। फिर आगे देखते हैं, ये कुछ प्रश्न हैं जो भी, ये भी पिछली परीक्षा में ही पूछा गया था। एशिया के प्रमुख, ये 2022 के पेपर में आया था, एशिया के प्रमुख नवीन मोड़दार पर्वतों के नाम। तो नवीन मोड़दार पर्वत एशिया के पूछे, तो इसके अंदर आपका हिमालय पर्वत आ गया, ठीक है। हिमालय के बारे में आप सब लोग जानते हैं। फिर कुल्लून पर्वत जो चीन के अंदर है, कुल्लून पर्वत। फिर काराकोरम पर्वत श्रृंग, ये भारत और पाकिस्तान के जो हिमालय का एक भाग है काराकोरम, ठीक है। अगर आपने हिमालय को अच्छे से पढ़ा है तो ये अपने भारत के जो भूगोल है दूसरा पेपर है उसके अंदर हिमालय का प्रश्न आएगा, ठीक है। तो उसका हिमालय का एक भाग है काराकोरम। तो ये भारत पाकिस्तान चीन में है काराकोरम। फिर पामीर पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान और चीन के बीच के अंदर है ये पामीर पर्वत। फिर अल्ताई पर्वत श्रृंखला, ये मोड़दार पर्वतों के उदाहरण है, ठीक है, जैसा प्रश्न में पूछा गया था। फिर यहाँ पे ये बाकी के इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लोरेंस सार प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है लोरेंस सार प्रदेश। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रदेशों वाला प्रश्न आता है, जैसे रेड बेसिन प्रदेश हमने पीछे पढ़ा, और ये वाला लोरेंस सार प्रदेश अपना इस प्रश्न में आ गया। तो ये औद्योगिक प्रदेश जो है लोहे इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो फ्रांस में स्थित है। ये लोहे और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, फ्रांस का एक प्रदेश है, ठीक है। फिर इसके अलावा देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रदेश है जो यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक तो बर्मिंघम औद्योगिक प्रदेश। अब बर्मिंघम का आपने नाम सुना होगा, ये बर्मिंघम जो है वो लोहे इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और इसे काला क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बर्मिंघम औद्योगिक क्षेत्र। फिर उत्तरी राइन घाटी औद्योगिक प्रदेश जो जर्मनी और स्विट्जरलैंड में विस्तृत है, जिसका प्रमुख केंद्र ये निम्नलिखित है। तो ये केंद्र आपको याद नहीं रखने, ठीक है, ये मैंने आपकी डिटेल के लिए यहाँ पे मेंशन कर दी है।
फिर जैसा भी हमने एक पठार पढ़ा था, तिब्बत का पठार, तो इसी से मिलता जुलता है मंगोलिया का पठार। ये प्रश्न पीछे परीक्षा में पूछा गया था। तो जैसे पठार, नदियाँ, पहाड़, पर्वतों के नाम और बहुत सारी देशों की राजधानियाँ, वो आपसे प्रश्न में पूछ जाएगी। तो और भी इसके वीडियो जाएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक। मंगोलिया एक उच्चतम ऊंचाई वाले पठार पर स्थित है। ये पठार उत्तरी एशिया में स्थित है और चीन के उत्तरी हिस्से, रूस में साइबेरिया क्षेत्र और मंगोलिया, चीन, रूस और जो मंगोलिया, उसके तीनों के बीच में ये पठार है, ठीक है ना। पठार की ऊंचाई 3000 फीट से 5000 फीट होती है। ये समुद्र तल से ऊपर होता है, ठीक। तो आप इसकी लोकेशन ही, मैंने भूगोल के अंदर लोकेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। बाकी आप अपने हिसाब से, अगर आपको लोकेशन पता है तो आप उसके हिसाब से वर्णन कर सकते हो, ठीक है। फिर एक प्रश्न आया था 2022 में कि मेसोपोटामिया सभ्यता मतलब कहाँ की थी। तो सब लोग जानते हैं मेसोपोटामिया मिस्र की थी, सिंधु घाटी भारत की थी। तो वो तब से नहीं पूछी जाएगी। तो ये एक प्रश्न आ गया था मेसोपोटामिया का, तो मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया, ठीक है। अब चैनल को, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं आपको आगे वाला जो भी वीडियो आएगा उसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताऊंगा डायरेक्ट, कौन कौन से टॉपिक आपको किस प्रकार पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपना पहला पेपर भी लेंगे हम, और जो सेकंड पेपर होगा भारत का भूगोल, वो भी मैं आपको उसका वीडियो भी अलग से लेकर आऊँगा। और इसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट की मटेरियल चाहिए कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपका एग्जाम बढ़िया जाए। जय हिंद, जय भारत।